गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इसके पहले वेव ऑप्टिक्स पढ़े और वेव ऑप्टिक्स में जो 4 चैप्टर आपको पढ़ाए गए उनके न्यूमेरिकल आप लगाएं और जिस भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम है उनको आप भेजिए थ्रू व्हाट्सएप और चाहे थ्रू कमेंट में भेज दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप भेजेंगे। अब हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स और फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये 4 चैप्टर आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने हैं। तो इस 4 में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद तब डी ब्रॉगली, फिर एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर 1 लिख लें। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि मॉडर्न फिजिक्स की एक अलग कॉपी बना लेना और उस कॉपी के पहले पेज पर बड़े में लिख देना मॉडर्न फिजिक्स और उसके सिलेबस में चारों चैप्टर के नाम। फिर नेक्स्ट पेज से चैप्टर 1 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चैप्टर में पहली हेडिंग हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने को इलेक्ट्रॉनिक इमिशन कहते हैं। थोड़ा सा यहां समझिए, मान लीजिए यह एक मेटल पीस है। सपोज कर लीजिए कि ये कॉपर की पीस है, तो इस पीस के अंदर जितने एटम्स होंगे सब कॉपर के होंगे और इस एटम के भीतर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक, यदि इस मेटल को कहीं बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी की सप्लाई मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और इस दो एटम के बीच एम्प्टी स्पेस में घूमने लगते हैं। यदि इनको थोड़ी एनर्जी की और मात्रा दे दी जाए तो यह इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो किसी भी मेटल को यदि आप एनर्जी देते जाइए तो पहले जब थोड़ी मात्रा में आप एनर्जी दोगे तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो बाहर निकलेंगे और दो एटम के बीच इंटर एटॉमिक स्पेस में आ जाएंगे। यदि इनको और मात्रा में एनर्जी देते जाएं तो यह इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल आते हैं। हाँ, एक चीज यहां जरूर जान लीजिएगा कि जितने भी मेटल हैं सबके लिए फिक्स है कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम देंगे तो उनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये फिक्स होती है। इसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं और वर्क फंक्शन का डेफिनेशन भी यही है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक इमिशन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि जितने भी मेटल हैं हर मेटल के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि उस मेटल को उतनी एनर्जी दे दोगे तो उसके भीतर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। ठीक है ना। तो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और पर्याप्त मात्रा में यदि एनर्जी दे देंगे तो वह मेटल से बाहर निकल आएगा। और किसी मेटल सरफेस से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इस घटना को इलेक्ट्रॉनिक इमिशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन का डेफिनेशन हो जाएगा कि द फेनोमेनन of emission of electrons
फ्रॉम मेटल सर्फेसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। यानी किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की, उत्सर्जित होने की घटना को हम इलेक्ट्रॉनिक इमिशन या इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन 4 तरीकों से होता है। पहला थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा फोटो इमिशन, तीसरा फील्ड इमिशन और चौथा सेकेंडरी इमिशन। अब एक एक को समझिए। किसी सरफेस से हीट के कारण, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, उसको आपने हीट दिया, तो हीट के कारण किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना को थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। मान लीजिए ये मेटल है और इसको आप हीट की सप्लाई दे रहे हो और हीट देने के कारण ये अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो इस घटना को थर्मियोनिक इमिशन या हिंदी में तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं उनको थर्मियंस कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो गया कि द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेसेस ड्यू टू हीट is called thermionic emission and emitted electrons are called thermions। दूसरा होता है फोटो इमिशन। यदि कोई मेटल सरफेस है और उसको आप लाइट दे रहे हो, उस सरफेस पर आप लाइट डाल रहे हो और आपके लाइट डालने से यदि सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इस घटना को फोटो इमिशन कहते हैं। तो फोटो इमिशन का डेफिनेशन हो जाएगा कि द phenomenon of emission of electrons from metal surfaces due to light is called photoemission and emitted electrons are called photoelectrons। यानी लाइट के कारण किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना को फोटो इमिशन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लाइट डालने से बाहर निकला है, लाइट की वजह से बाहर निकला है, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तीसरा आता है फील्ड इमिशन। यदि किसी मेटल सरफेस से स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, तो इस घटना को फील्ड इमिशन कहते हैं। तो फील्ड इमिशन का डेफिनेशन हो जाएगा कि द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेसेस ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड इमिशन एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फील्ड इलेक्ट्रॉन। यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर किसी मेटल सरफेस से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो इस घटना को फील्ड इमिशन कहते हैं। और फील्ड इमिशन में जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं उनको फील्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फिर तीसरा आता है सेकेंडरी इमिशन। यदि किसी मेटल सरफेस पर हाई स्पीड से आते हुए इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जाए, तो उस बम्बार्डमेंट के कारण मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनको सेकेंडरी, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मेटल सरफेस से इस कारण इलेक्ट्रॉन के इमिट होने की घटना को, फिनोमेनन को हम सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। तो सेकेंडरी इमिशन का आप एक डेफिनेशन दे सकते हो कि द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेसेस due to the bombardment of high speed electrons called secondary emission and emitted electrons are called secondary electrons। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक इमिशन बताया गया और उसके 4 तरीके बताए गए। तो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन समझ गए होंगे, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के एमिट होने की घटना को इलेक्ट्रॉनिक इमिशन कहते हैं। और ये 4 तरीकों से होता है, चारों के 4 नाम बताए गए, चारों डेफिनेशन बता दिए गए। ठीक है, अगली हेडिंग लिख लें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी स्टार्ट होती है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्ट्ज। आपने सुना भी होगा। हर्ट्ज साहब के नाम पर ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट रखी गई और हर्ट्ज साहब इस दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में से एक थे। और हर्ट्ज ने वैक्यूम ट्यूब पर जीवन भर काम किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्षेत्र में हर्ट्ज साहब का बहुत बड़ा योगदान था। तो ग्रेट साइंटिस्ट हर्ट्ज एक दिन अपने लैब में क्या किए कि एक वैक्यूम ट्यूब ऐसे सेट किए हुए थे। हमने बताया कि हर्ट्ज साहब के पूरे जीवन का रिसर्च वैक्यूम ट्यूब पर बहुत ज़्यादा रहा। तो एक वैक्यूम ट्यूब, इस रास्ते पंप लगाकर हवा को निकाल दिया गया था ताकि ट्यूब में वैक्यूम रहे, और एक प्लेट और यहाँ एक प्लेट लगाकर इसका कनेक्शन एक बैटरी से कर दिया और एक मिली एमीटर से इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो हर्ट्ज साहब एक दिन अपने लैब में इस तरह का वैक्यूम ट्यूब का अरेंजमेंट किए थे और देखा उन्होंने कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की लाइट जब उन्होंने कमरे में ऑन की तो एमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगा, मिली एमीटर में। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बल्ब ऑन करने पर इस सिस्टम के मिली एमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगा। इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो होने लगी। उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि वास्तव में ये हो क्या रहा है। अल्ट्रावायलेट की बल्ब ऑन करने पर इस सर्किट में करंट का फ्लो क्यों हो रहा है। फिर हर्ट्ज साहब ने यह बात दुनिया को बताई, लेकिन इस पर कोई खास अहमियत लोगों ने भी नहीं दी और बहुत ज़्यादा इस पर कोई काम भी नहीं हुआ। हर्ट्ज साहब के लैब में जो घटना ये हुई, इस घटना के 2 साल बाद ग्रेट साइंटिस्ट हाल्वेश के भी लैब में इसी तरह की घटना हुई। और जब हाल्वेश के लैब में इस तरह की घटना हुई तब पूरी दुनिया ने इस घटना को संज्ञान लिया कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है, और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट अपने अपने ढंग से इसको समझने में लग गए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस घटना के बाद सारे लोग अपने अपने ढंग से इस घटना को देखने लगे, समझने लगे, समझने का प्रयास किए। कुछ दिन बाद सबसे पहले ग्रेट साइंटिस्ट जे थॉमसन को ये घटना समझ में आ गई और जे थॉमसन ने इस घटना को एक्सप्लेन किया और जे थॉमसन ने इस घटना का कारण पूरी दुनिया को बताया कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है। तो जे थॉमसन ने ये बताया कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बल्ब ऑन की जा रही है तो अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यहाँ एक क्वार्क विंडो लगाया था। तो थॉमसन साहब ने बताया कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बल्ब ऑन हो रही है तो इस क्वार्क विंडो से होकर लाइट इस प्लेट पर पड़ रही है, और जब लाइट इस प्लेट पर पड़ रही है तो इस प्लेट से फोटो इमिशन के कारण इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन सीधे सामने वाले प्लेट पर पहुंच जा रहे हैं और सर्किट कंप्लीट हो जा रही है और सर्किट में करंट फ्लो होने लग रही है। और इस तरह से जे थॉमसन साहब ने इस घटना को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया और बता दिया कि वास्तव में ये घटना क्यों हो रही है। तो पूरी दुनिया जान गई कि इस तरह के अरेंजमेंट में जब कैथोड प्लेट पर लाइट डाली जा रही है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाला जा रहा है तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन सीधे सामने वाले प्लेट पर, एनोड प्लेट पर पहुंच जा रहे हैं और सर्किट कंप्लीट हो जा रही है और सर्किट में करंट का फ्लो होने लग रहा है। इस घटना को सभी लोग कायदे से समझ लिए और ये घटना अब अननोन नहीं रह गई। तो लाइट के कारण मेटल प्लेट से ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया और इनके कारण सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट। और इस पूरी परिघटना को, पूरे फिनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह दिया गया। तो इस तरह से यदि आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन पूछा जाए तो बता दीजिए कि द फिनोमेनन ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी लाइट के कारण किसी सर्किट में करंट के फ्लो होने की घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दे दिया गया और इस घटना के खोज का श्रेय हर्ट्ज को ही जाता है। ठीक है, तो हर्ट्ज साहब ने ही चूंकि पहली बार इस घटना को देखी थी, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना के खोज का श्रेय हर्ट्ज साहब को जाता है। तो आपसे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन पूछा जाए तो बड़े सीधे बता दीजिए कि the phenomenon of production of photoelectric current due to light is called photoelectric effect, and emitted electrons are called photoelectrons, and current due to these photoelectrons is called photoelectric current। तो इस तरह से ये फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक जगत में एक नई घटना और बड़ी घटना की शुरुआत हो गई, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया गया। तो जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना पूरी दुनिया में सबके सामने आ गई कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह तो एक बड़ी मील का पत्थर थी साइंस के लिए। आप खुद सोचिए कि यदि आपको ही कहीं से लगे कि लाइट से करंट पैदा की जा सकती है, तो ये बड़ा कौतूहल था, बहुत बड़ी बात थी एक जमाने में कि अब तो लाइट से करंट पैदा हो सकती है। और इस क्षेत्र में लाइट से करंट पैदा करने के क्षेत्र में जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने बड़े बड़े सपने भी देखने शुरू कर दिए कि लाइट से करंट पैदा होगी तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा साइंस के लिए, और साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें बहुत आसान हो जाएंगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना दुनिया में फिजिक्स में एक बड़ी घटना मानी जाने लगी। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना सामने आई, इस घटना का कारण सामने आया, तो अब जे थॉमसन, मिल्कन और लेनार्ड साहब ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातों की जानकारी के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग तरह के चेंजेज किए और कौन सा चेंज करने पर क्या इफेक्ट दिख रहा है, इसको डिटेल दुनिया को बताया, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेडिंग से पढ़ते हैं। और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन कर दिया गया तो इसका सारा कच्चा चिट्ठा, इसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। और जब सभी चीज़ इसके बारे में पूरी जानकारी दुनिया को हो गई तो आप देख रहे हो कि आज के ज़माने में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का कितना बड़ा यूज हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में यूज हो रहा है, ये हम आगे बताएंगे भी। तो यहाँ अब समझा जाए कि एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन कैसे किया गया, क्या क्या घटनाएं देखी गई, उसका डिटेल इस हेडिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। हमने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया जे थॉमसन, मिल्कन और लेनार्ड ने। इन तीन लोगों को ये श्रेय जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लोगों ने किया। वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या था, इसको हम फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। एक वैक्यूम ट्यूब लिया गया और वैक्यूम ट्यूब के एक तरफ एक फोटो सेंसिंग प्लेट लगाई गई। फोटो सेंसिंग प्लेट का मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल की प्लेट लगाई गई जो लाइट देने पर आसानी से अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन एमिट कर दे। तो ऐसे जितने भी मटेरियल हैं जिन पे लाइट डालिए और उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उन्हें फोटो सेंसिंग मटेरियल या फोटो सेंसिंग मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेटल का यूज यहाँ पर किया गया। और एक
वोल्टमीटर लगा दिया गया ताकि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापा जा सके कि इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। उसके बाद एक कम्युलेटर यूज किया गया। आप जानते हो कम्युलेटर का यूज आपको हाई स्कूल में बताया गया है। प्लेट की पोलरिटी वगैरह चेंज करने के लिए कम्युलेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक रिहास्टेट को और एक बैटरी को कंबाइन करके, रिहास्टेट और बैटरी को कंबाइन करके पोटेंशियल डिवाइडर बना दिया गया, जिससे हम प्लेट वोल्टेज को वैरी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर है, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी गई। पोटेंशियल डिवाइडर के हेल्प से हम चाहें तो कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं। और कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट को दिया है हमने, ये वोल्टमीटर से नापा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप का एक सिंपल सा डायग्राम है। अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, चेक किया इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लोगों ने क्या किया कि एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट प्लेट पर डाली, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन सीधे प्लेट पर पहुंचे और सर्किट में करंट फ्लो होने लगे। धीरे धीरे उन्होंने रिहास्टेट के हेल्प से इस प्लेट पी का पोटेंशियल कम करना शुरू किया। तो जो जो पी का पोटेंशियल कम किया गया, प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगी और सर्किट में करंट भी कम होने लगी। फिर प्लेट पोटेंशियल घटाते घटाते जीरो कर दिया। तो जब प्लेट पोटेंशियल जीरो कर दिया गया तो भी इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पहुंचने वाली कम तो हो गई, लेकिन जीरो नहीं हुई। यानी प्लेट पोटेंशियल कम करने के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंच रहे थे और सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा था। फिर प्लेट पोटेंशियल को और कम किया गया, मान लीजिए -1 वोल्ट किया गया, तो प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या और कम हो गई। फिर प्लेट पोटेंशियल घटा के और कम -2 वोल्ट किया गया, प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती गई। यानी जितना ही प्लेट पोटेंशियल कम करते गए, प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती गई, सर्किट में करंट कम होती गई। और देखा गया कि एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पर जब प्लेट को एक विशेष नेगेटिव वोल्टेज तक कम किया गया वोल्टेज, तो सडन सर्किट में करंट जीरो हो गई। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर प्लेट पोटेंशियल घटाते घटाते जीरो किया गया, जीरो से -1, -2, -3, -4, तो ज्यों ज्यों घटाते गए इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचने वाले कम होते गए, करंट कम होती गई, लेकिन जीरो नहीं हुई। लेकिन जो ही मान लीजिए इस प्लेट का पोटेंशियल हमने -5 वोल्ट किया, सडन करंट जीरो हो गई। यानी -5 वोल्ट पोटेंशियल करने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहा है और सर्किट में करंट जीरो हो गई। तो प्लेट पी को दिया गया वह नेगेटिव वोल्टेज जिस पर सर्किट में करंट जीरो हो जाए, यानी फोटो इमिशन की घटना ना हो, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहा गया। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहा गया और इसको V0 से डिनोट किया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है, तो आप बता दीजिए कि सच नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट P on which the photo current in circuit become zero called stopping or threshold potential. It is denoted by V0. यानी प्लेट P को दिया गया वह नेगेटिव वोल्टेज जिस पर सर्किट में करंट जीरो हो जाए, फोटो इमिशन की घटना न हो, उसी नेगेटिव वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहा गया। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है, क्योंकि यदि इसका पोटेंशियल लगभग थ्रेशोल्ड के बराबर कीजिए तो आप जान रहे हो कि जो जो पोटेंशियल घटाए इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचने वाले कम हो गए। अब इसका जब हाई नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया गया थ्रेशोल्ड के बराबर, तो अब लगभग वही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। प्लेट पी को जब नेगेटिव पोटेंशियल दोगे तो ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा ना, तो लगभग यदि थ्रेशोल्ड के बराबर पोटेंशियल आसपास रखिए तो प्लेट तक वही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आप जानते हो किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ईवी,
इलेक्ट्रोस्टैट में बताएं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्यू भी होता है, यदि इलेक्ट्रॉन है ती भी। और यदि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप पोटेंशियल थ्रेशोल्ड के बराबर रख दीजिए, क्योंकि जब पोटेंशियल थ्रेशोल्ड के बराबर नेगेटिव रख देंगे तो वही इलेक्ट्रॉन प्लेट तक पहुंचेंगे ही जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, बाकी तो रिपेल हो जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इंटू वी नॉट इज द थ्रेशोल्ड या स्टॉपिंग पोटेंशियल, या काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो, मैक्सिमम है इसलिए हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, अब क्या किया गया कि ये जो लाइट डाली गई इसकी इंटेंसिटी को हम चेंज करते गए। जैसे मान लीजिए एक बार आई इंटेंसिटी की लाइट डाले, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, सर्किट में करंट फ्लो हुई। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। सबसे पहले क्या किया गया, आई इंटेंसिटी की लाइट डाली गई, इलेक्ट्रॉन निकले, करंट फ्लो हुई। अब प्लेट पोटेंशियल घटाते गए तब तक जब तक सर्किट में करंट जीरो ना हो जाए। तो मान लीजिए कि प्लेट पोटेंशियल जब माइनस वी नॉट वोल्ट रखा गया तब सर्किट में करंट जीरो हो गई, यानी वी नॉट वोल्ट पर सर्किट में करंट जीरो हो गई। उसके बाद जब माइनस वी नॉट वोल्टेज करने पर सर्किट में करंट जीरो हो गई, अब फिर वोल्टेज मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर प्लेट का पोटेंशियल -5 वोल्ट जब किया गया तो सर्किट में करंट जीरो हो गई, यानी -5 वोल्ट पर करंट जीरो हो गई। अब पोटेंशियल -5 वोल्ट से बढ़ाते गए, -4 -3 -2, तो जो जो पोटेंशियल बढ़ाते गए सर्किट में करंट बढ़ती गई और एक सर्टेन लेवल के बाद करंट सेचुरेट हो गई। उसके बाद वोल्टेज चाहे जितना बढ़ाइए करंट नहीं बढ़ रही। फिर उसके बाद अब जो लाइट डाली गई उसकी इंटेंसिटी पहले की डबल कर दी गई, 2i कर दी गई। अब इंटेंसिटी मान लीजिए दुगनी कर दी गई। अब डबल इंटेंसिटी की लाइट इस प्लेट पर पड़ी, तो जब डबल इंटेंसिटी की लाइट प्लेट पर पड़ी तो फिर इलेक्ट्रॉन निकले, फिर करंट फ्लो हुई। अब फिर प्लेट पोटेंशियल को घटाते घटाते तब तक घटाया गया जब तक सर्किट में करंट जीरो ना हो जाए। तो फिर देखा गया कि फिर -5 वोल्ट पोटेंशियल करने के बाद करंट जीरो हो गई, यानी जब आई इंटेंसिटी की लाइट डाली जा रही थी तब -5 वोल्ट पर करंट जीरो हुई थी। जब डबल इंटेंसिटी की लाइट डाली गई तब भी देखा गया -5 वोल्ट पर ही करंट जीरो हो गई, यानी यहीं से फिर करंट जीरो हो गई। अब फिर वोल्टेज -5 से बढ़ाते गए, करंट बढ़ती गई, लेकिन अब करंट सेचुरेट हुई दुगने पर। पहले करंट सेचुरेट हुई थी मान लीजिए 1 मिली एम्पियर पर, तो अब करंट सेचुरेट हुई 2 मिली एम्पियर पर। सेचुरेट का मतलब कि वोल्टेज बढ़ाते जाइए करंट बढ़ती जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद आप वोल्टेज चाहे जितना भी बढ़ाइए करंट नहीं बढ़ेगी। इसी करंट की वैल्यू को सेचुरेटेड वैल्यू कहते हैं। यानी यदि लाइट की इंटेंसिटी दुगनी करते हैं तो सेचुरेशन करंट भी दुगनी हो गई, यानी ये रिजल्ट निकाला गया कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। यानी जिस रेशियो में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट भी उसी रेशियो में बढ़ेगी। तो इस तरह प्लेट वोल्टेज और करंट के बीच अलग अलग इंटेंसिटी के लिए यदि ग्राफ खींचने को आए तो ये ग्राफ हो जाएगा। फिर तीसरा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मिटा देते हैं हम फिगर। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्या किया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में, अच्छा देखिए, इंटेंसिटी चेंज किए, इंटेंसिटी बढ़ाते गए लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं हुआ। यानी इंटेंसिटी चाहे लाइट की आई रखिए, चाहे 2i रखिए, चाहे 3i, चाहे 10 गुनी कर दीजिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रह रहा है। इसका मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी चाहे जितनी भी बढ़ाइए, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन करंट उसी रेशियो में चेंज हो रही है। अब अगला एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो लाइट ली गई उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू ली गई। अब न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट लेने पर इंटेंसिटी कांस्टेंट रखना है,
न्यू इंटेंसिटी की लाइट जब प्लेट पर डाली गई तो इलेक्ट्रॉन निकले, सर्किट में करंट फ्लो हुई। फिर प्लेट पोटेंशियल को घटाते घटाते मान लीजिए -5 वोल्ट किया गया तो करंट 0 हो गई, तो यही स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। ठीक, अब उसके बाद पहले से दुगनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली गई, फिर इलेक्ट्रॉन निकले, करंट फ्लो हुई। अब प्लेट पी के पोटेंशियल को घटाते घटाते इतना करना है कि सर्किट में करंट 0 हो जाए। तो जब न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे थे तब -5 वोल्ट प्लेट पोटेंशियल करने पर सर्किट में करंट 0 हो जा रही थी, यानी तब स्टॉपिंग पोटेंशियल -5 वोल्ट था। अब जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, पहले से दुगनी कर दिए, तो अब देख रहे हैं कि प्लेट पोटेंशियल को और नेगेटिव जब कर दिया गया, मान लीजिए -7, तब सर्किट में करंट 0 हो रही है। यानी जो जो लाइट की आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका घटता जाएगा नेगेटिव साइड की तरफ। यदि फ्रीक्वेंसी 3 गुनी कर दीजिए तो अब प्लेट को और ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद होगा। यानी जो जो हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता जा रहा है, लेकिन सेचुरेशन करंट में किसी बार कोई फर्क नहीं है। जैसे मान लीजिए यदि न्यू फ्रीक्वेंसी की हम लाइट डाले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल -V0 है। अब जो जो वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ती जाएगी और सेचुरेट हो गई। फिर अब फ्रीक्वेंसी डबल कर दिए मान लीजिए, तो डबल करने पर प्लेट पोटेंशियल और नेगेटिव करने पर करंट 0 हो रही है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा नेगेटिव हो गया। और फिर अब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, लेकिन फिर जाकर सेचुरेट उसी पर हो जाएगी। इसका मतलब कि जो जो आप फ्रीक्वेंसी लाइट की बढ़ाएंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, लेकिन सेचुरेटेड करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, अब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए प्लेट को और नेगेटिव ज्यादा करना पड़ रहा है। इसका मतलब जो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती जा रही है। ठीक, तो यहां पर रिजल्ट ये निकाला गया कि यदि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसी रेशियो में बढ़ती चली जाएगी। ठीक, और एक्सपेरिमेंट में एक बात यह भी देखी गई कि यदि लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू से थोड़ा कम कर दिया जाए तो सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, फोटो इमिशन की घटना नहीं हो रही है। उसी फ्रीक्वेंसी को देहली फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, देहली फ्रीक्वेंसी, और इसे न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए देहली फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बोल दीजिए कि सच मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो व्हिच फोटो इमिशन डज नॉट टेक्स प्लेस कॉल्ड देहली फ्रीक्वेंसी। यानी इस लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे फ्रीक्वेंसी करने पर सर्किट में करंट का फ्लो ना हो, फोटो इमिशन ना हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम देहली फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच कर्व ड्रा करो, तो कर्व ऐसे आता है। यानी देहली फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी करने पर कोई फोटो इमिशन की घटना नहीं होगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और देहली फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा कि किसी लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे फ्रीक्वेंसी करने पर सर्किट में फ्लो करंट, सर्किट में फोटो इमिशन की घटना न हो, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को देहली फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, चौथा एक्सपेरिमेंट, चौथा चीज देखा गया कि इस यहां पर कोई भी मेटल लगा दीजिए तो फोटो इमिशन की घटना नहीं होगी। कुछ खास ही मेटल लगाए जाए जिनका वर्क फंक्शन बहुत कम हो, तभी फोटो इमिशन की घटना हो रही है। ठीक है, तो यानी वे मेटल जिनका वर्क फंक्शन बहुत कम हो, उन्हीं को फोटो सेंसिंग मेटल कहते हैं, और फोटो सेंसिंग मेटल का ही यूज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना में किया जा सकता है। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि जब हम इस प्लेट पर लाइट डाल रहे हैं तो लाइट के इंसिडेंट होने और इलेक्ट्रॉन के एमिट होने में कोई टाइम नहीं लगता। यानी द
देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, यानी लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में किसी तरह का कोई समय नहीं लगता। देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 बातें एक्सपेरिमेंट में देखी गई। अब जो 5 बातें एक्सपेरिमेंट में देखी गई, इन्हीं 5 बातों को समराइज कर दिया गया, और जब समराइज कर दिया गया तो वही 5 पॉइंट लॉज ऑफ फोटो इमिशन या लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कही गई। तो यदि आपसे एग्जाम में कहा जाए कि राइट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या राइट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये जो एक्सपेरिमेंट में 5 बातें आपने देखी हैं, इन्हीं 5 बातों को उसमें मेंशन कर दीजिए, तो उसी को लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। वो 5 बातें कौन सी हैं जो बताया हुई एक बार समराइज कर लेंगे। तो आप अगली हेडिंग अपने कॉपी में डाल लीजिएगा, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे पहला पॉइंट लिख दीजिएगा कि द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दूसरा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन and the photo current or saturation current in circuit does not depends upon frequency. तीसरा point, if the frequency of incident radiation is less than from a certain value, then there will be no photo emission takes place. This particular frequency is called Dehli frequency, denoted by nu naught. चौथा point कि देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 5वां लिख दीजिएगा कि दोज मेटल्स आर सुटेबल फॉर फोटो इमिशन विच हैव वेरी स्मॉल वर्क फंक्शन। ठीक है, ये 5 लाजा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए। उसके बाद एक हेडिंग आती है वर्क फंक्शन। तो 1 नंबर का ये डेफिनेशन भी आता है लिखने के लिए, और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं वर्क फंक्शन। तो हमने जैसा कि पहले बताया कि जितने भी मेटल हैं, हर मेटल के लिए फिक्स है कि मिनिमम इतनी एनर्जी देंगे तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनसे कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो सच मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इमिशन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। तो कुछ लोग W से लिखते हैं, कुछ लोग फाई से लिखते हैं, और वर्क फंक्शन का फार्मूला है H न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट देहली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब वास्तव में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया इस घटना से रिलेटेड, उस एक्सपेरिमेंट में जितनी बातें देखी गई, वास्तव में वो क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से बात देखी गई, इसको एक्सप्लेन किया ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन ने with help of quantum theory predicted by Planck's explanation of photoelectric effect। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, कई बार बोर्ड में आया भी है। तो द फेनोमेनन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट was successfully explained by great scientist Einstein with help of quantum theory predicted by Planck। तो कैसे प्लैंक के दिए गए क्वांटम थियरी से आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना की व्याख्या की, इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए यह एक मेटल प्लेट है, ठीक है, इस पे लाइट डाली जा रही है। तो आप जानते हो कि क्वांटम थियरी जो है वह लाइट को कंटिन्यूअस एनर्जी न मान करके फोटॉन मानता है। तो आइंस्टीन ने बताया कि मान लीजिए किसी मेटल प्लेट पर फोटॉन इंसिडेंट किए जाते हैं, और आप जान लीजिए फोटॉन की एनर्जी h न्यू आप जानते हो। तो आइंस्टीन ने बताया कि मान लीजिए ये मेटल प्लेट है और इस पर फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है।
तो ज्यों ही एक फोटॉन मेटल के एटम से टकराता है, अपनी सारी एनर्जी इस एटम को देकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। मान लिया कि किसी मेटल प्लेट पर फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है और एक फोटॉन मेटल के एक एटम से टकराता है या एक मॉलिक्यूल से टकराता है और अपनी सारी एनर्जी इस एटम या मॉलिक्यूल को देकर अपना अस्तित्व खत्म कर लेता है। ज्यों ही मॉलिक्यूल एनर्जी पाया, अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर देता है। तो आप जानते हो कि एटम से लेकर इलेक्ट्रॉन को बाहर आने तक के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वर्क फंक्शन के बराबर। तो वर्क फंक्शन के बराबर इलेक्ट्रॉन एनर्जी खर्च करके यहां से यहां आया और यहां आने के बाद मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हाफ वी मैक्स स्क्वायर। क्योंकि हमने देखा एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो प्लेट को नेगेटिव वोल्टेज लगभग थ्रेशोल्ड के बराबर दीजिए तब भी प्लेट तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब मेटल से निकलने के बाद भी उनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो फोटॉन जब इसको एनर्जी देकर अपने को खत्म कर लिया तो यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी स्पेंड हुई और बाहर निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी बची है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कुल कितनी एनर्जी लेकर निकला था यदि पूछा जाए तो ये हो जाएगा हाफ mv मैक्स स्क्वायर प्लस w। क्योंकि वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च करके तो बाहर आया और फिर बाहर आने के बाद इतनी एनर्जी इसके अंदर है, इसका मतलब कुल कितनी एनर्जी लेकर निकला था हाफ mv स्क्वायर मैक्स स्क्वायर प्लस w। और ये सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया किसने, फोटॉन ने। और चूंकि अपनी सारी एनर्जी फोटॉन ने दे दिया इसलिए ये एनर्जी फोटॉन के एनर्जी के इक्वल हो गई, या इसको हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू कह सकते हैं। इसी को आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप चाहिए तो इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू और w की जगह एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन की जगह तो एच कॉमन हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, हाफ mv मैक्स स्क्वायर। आप चाहिए तो इस इक्वेशन को दूसरे रूप में भी लिख सकते हो, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा लिख दीजिए, तो सी बाई लेमडा नॉट सी कॉमन हो जाएगा, तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा। इससे भी न्यूमेरिकल लग जाता है। बहरहाल इस इक्वेशन को देखिए। अब ये इक्वेशन आपसे क्या कह रहा है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन की कही गई बात को ध्यान दीजिए। पहली बात इस इक्वेशन ने क्या कही, इस इक्वेशन से क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसके फार्मूला में कहीं इंटेंसिटी नहीं आया है। इसका मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये इक्वेशन कह रहा है। और यही बात हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में भी देखी थी कि लाइट की इंटेंसिटी चाहे जितनी बढ़ा दीजिए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक्सपेरिमेंट में देखी गई पहली बात को इस इक्वेशन ने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी चीज, यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए न्यू तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और यदि न्यू की वैल्यू देहली से कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी माइनस में आ जाएगी, जो संभव नहीं है। इसका मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट की दूसरी बात भी सही हो गई कि यदि इंसिडेंट रेडिएशन की हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और यदि फ्रीक्वेंसी देहली से कम कर दें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा। और तीसरी बात भी साबित हो गई कि जो ही फोटॉन गिरता है अपनी सारी एनर्जी मॉलिक्यूल को देकर अपना अस्तित्व खत्म कर लेता है, यानी रेडिएशन के इंसिडेंट होने और इलेक्ट्रॉन के एमिट होने में कोई टाइम लैगिंग नहीं होती। तो इस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को आइंस्टीन ने क्वांटम थियरी के आधार पर सफलतापूर्वक एक्सप्लेन कर दिया। इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये मान लिया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना एक विशेष घटना है जो अब तक की गई आम धारणा से अलग है। जैसे अभी तक लाइट को वेव माना जाता था, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना आने के बाद लाइट की वेव थियरी फेल हो गई। कैसे फेल हुई जरा इसको भी समझ लीजिए। तो फेल्योर ऑफ वेव थियरी, यदि मान लीजिए लाइट वेव है, कैसे फेल हुई जरा इसको 2-3 पॉइंट में समझते हैं। मान लीजिए यदि लाइट वेव है तो जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे
तो उसमें एनर्जी बढ़ेगी, और जब मेटल पे पड़ेगी तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी भी एनर्जी बढ़ेगी। यानी यदि लाइट वेव होती तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी चाहे जितनी बढ़ा लें, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर कोई असर नहीं होता है। इसका मतलब कि लाइट की वेव थियरी को पहला झटका लगा। दूसरी बात, यदि लाइट वेव होती तो उसमें पर्याप्त इंटेंसिटी यदि है तो फ्रीक्वेंसी चाहे जितनी भी कम होती इलेक्ट्रॉन निकलते, क्योंकि एनर्जी इंटेंसिटी की ही वजह से होती है। लेकिन प्रैक्टिकल में देखा गया कि लाइट की इंटेंसिटी चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, यदि फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू यानी देहली से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इससे भी साबित होता है कि लाइट में वेव नेचर नहीं है। और तीसरी चीज, यदि लाइट वेव होती तो लाइट जब किसी मेटल सरफेस पर पड़ती तो पूरे एरिया में फैलती, फिर अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करती, फिर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एमिट करता। यानी यदि लाइट वेव होती तो लाइट के इंसिडेंट होने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में टाइम लगता, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना में देखा गया कि लाइट के इंसिडेंट होने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना आने के बाद ये थियरी फेल कर गई, लाइट वेव है, यानी लाइट की वेव थियरी फेल कर गई और यह मान लिया गया कि लाइट वेव नहीं है बल्कि लाइट पार्टिकल है, यानी फोटॉनों से मिलकर बना है। तो इस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना ने लाइट की वेव थियरी को बुरी तरह फेल कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित आज हम बहुत सारे ऑपरेटर्स बना चुके हैं, जैसे सोलर सेल, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, फोटो सेंसिंग डोर, बहुत सारा ऑपरेटर्स है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना पर बेस्ड है। तो इस तरह से आपका एक मॉडर्न फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका नोट बनाकर इसके न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। थैंक यू।